Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself Kashaf Anwar, and you are watching Learn Physics and Urdu YouTube channel. आज हम BS फिज़िक्स, MSc फिज़िक्स और MPhil फिज़िक्स के एक इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। आज के इस पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या है। फिर हम हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे। फिर हम व्हाई वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और एट द एंड लेक्चर के आखिर पे हम डोमेन्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से को, यानी मीनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या है। क्वांटम जो है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसे अमाउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग में इसका मतलब ये है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से मुराद यानी एनर्जी और मैटर। अब इसे दोबारा समझिएगा कि किसी भी एनर्जी या मैटर की सबसे जो छोटी पॉसिबल वैल्यू है, उस वैल्यू को हम क्वांटम कहते हैं। ठीक है जी। क्वांटम का जो लफ्ज़ है ये 1900 में इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, जब मैक्स प्लांक ने पहली दफ़ा इसे इस्तेमाल किया। उसके बाद क्वांटम का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। मैक्स प्लांक ने कौन सा आइडिया दिया था, मैक्स प्लांक ने क्या कहा था। मैक्स प्लांक ने कहा कि रेडिएशंस जो हैं ये डिस्क्रीट यूनिट्स में एग्जिस्ट करती हैं, और वो जो डिस्क्रीट यूनिट है उस यूनिट को हम क्वांटा कहते हैं। यानी क्वांटा का तस्वर मैक्स प्लांक ने पेश किया था, और उसने ये कहा कि रेडिएशंस जो हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स में होती हैं, और जो एक डिस्क्रीट यूनिट है उससे उसने क्वांटा का नाम दिया। यहाँ पर लफ्ज़ डिस्क्रीट इस्तेमाल हुआ है, उसे हम देखते हैं कि डिस्क्रीट से क्या मुराद है। तो डिस्क्रीट जो है ये कॉन्टीन्यूअस का अपोजिट है, यानी उसका मुतज़ाद है। समथिंग दैट इज़ सेपरेट, जो अलहदा हो, डिस्टिंक्ट, इंडिविजुअल हो। यानी रेडिएशन जो हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स पर मुश्तमिल होती हैं, यानी पहले एक डिस्क्रीट यूनिट, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी अलहदा अलहदा वो यूनिट्स उसमें होते हैं, यानी अलहदा अलहदा वो क्वांटास पर मुश्तमिल होती है। डिस्क्रीट का मतलब हुआ अलहदा, यानी अलग से। अब हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है, सबसे पहले तो ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। ठीक हो गया जी। इसमें हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं, एंड इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इंटरेक्शन, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं, उनकी मोशन का बिहेवियर क्या है, उस चीज़ को स्टडी करना, और उनकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को स्टडी करना क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। आगे देखते हैं इनकॉर्पोरेटिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब होता है बशमूल इनके, यानी ये जो बाद में कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ लॉज या कुछ आइडियाज़ बताए गए हैं, लिखे गए हैं, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इनके साथ मिलते जुलते दूसरे जो प्रिंसिपल्स या जो आइडियाज़ हैं वो भी क्वांटम मैकेनिक्स में शामिल हैं। यानी इन लॉज की, इन प्रिंसिपल्स की, इन आइडियाज़ या इन कॉन्सेप्ट्स की हम स्टडी भी क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एक दफ़ा फिर मैं इसे सादा अल्फाज में बताता हूँ आपको कि क्वांटम मैकेनिक्स से मुराद मैकेनिक्स की वो ब्रांच या सिंपली फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम छोटी दुनिया यानी एटॉमिक लेवल पर
चीज़ों के मोशन को स्टडी करते हैं उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम का मतलब आपको पता चल गया कि बहुत छोटा सा एक यूनिट, और मैकेनिक्स मोशन को कहते हैं, यानी एटॉमिक लेवल पर जो मोशन है उसकी स्टडी को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की तारीख क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स आपको बताता चलूँ कि आज भी इस पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो क्वांटम मैकेनिक्स की ही मरहून मिन्नत है। इस चीज़ को हम एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के सेक्शन में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स का एंड नहीं हुआ, इसका आगाज़ है। इसका आगाज़ कब हुआ? 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया। जो इसका आगाज़ है वो 19वीं सदी के आखिर से शुरू हो जाता है। जब क्या हुआ कि देयर वाज सम प्रॉब्लम्स अकर, यानी कुछ प्रॉब्लम्स अकर हुए, रूनुमा हुए, जिन प्रॉब्लम्स को फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। इनका भी जिक्र हम आगे इसी लेक्चर में करेंगे। आफ्टर 25 ईयर ऑफ डिफरेंट आइडियाज़, 25 साल के मुख्तलिफ आइडियाज़ जो थे उन्हें दो साइंसदानों ने, हाइजेनबर्ग और इर्विन श्रोडिंगर ने एक यूनिफाइड थ्योरी में जम कर दिया। एक यूनिफाइड थ्योरी में उन्हें लिख दिया, उसमें उन्होंने पेश कर दिया, उन तमाम को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक नई यूनिफाइड थ्योरी क्रिएट की। और वो जो थ्योरी थी वो उन्होंने 1925 में पेश की, और उस थ्योरी को क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया जी। द आइडिया ऑफ प्लैंक एंड बोहर वाज नोन एज ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। प्लैंक और बोहर का जो कॉन्सेप्ट है, जो इनके आइडियाज़ थे, उन्हें ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा कि नील बोहर ने 1920 में सबसे पहला फ्रेमवर्क क्वांटम मैकेनिक्स के लिए डेवलप किया था। अब हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो है कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, कि हमें ऐसी क्या वजूहात थीं जिनकी बिना पर हमें क्वांटम की ज़रूरत पेश आई। तो क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो 3 पिलर्स पर मुश्तमिल है, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और थर्मोडायनामिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के ये 3 पिलर्स हैं। न्यूटन के कवानीन ज़मीन और आसमान पर मौजूद तमाम चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर फिट बैठते थे, यानी जितनी भी ज़मीन पर या आसमान पर गैलेक्सीज या कहकशाएँ या प्लैनेट्स थे, उनकी मोशन को, और ज़मीन पर जितनी भी अशिया मौजूद थीं उनकी मोशन को न्यूटन के कवानीन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बयान करते थे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के तमाम फिनोमेनास जो हैं वो मैक्सवेल की इक्वेशंस ने हल कर दिए थे। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी और उसने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जितने भी फिनोमेनास हैं वो इन 4 इक्वेशंस के थ्रू हल हो जाते हैं। और इन्हीं इक्वेशंस में मैक्सवेल ने ये भी प्रूव किया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरह हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो है, इसने भी जो हरारत और दर्जा हरारत के कंसेप्ट थे, उनसे रिलेटेड जितने भी मसाइल थे उनको मुकम्मल तौर पर हल किया। ज़ीरोथ लॉ था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इन लॉज ने जो है हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से बयान किया था और एक्सप्लेन किया था। तो साइंसदान फिर ये कह रहे थे कि अब फिज़िक्स में मज़ीद कुछ भी नहीं बचा, फिज़िक्स का यहाँ पर इख्तिताम है। मगर फिर कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए, जिन पॉइंट्स ने, जिन प्रॉब्लम्स ने साइंसदानों को उकसाया कि वो इस चीज़ के बारे में भी सोचें। तो वो पॉइंट्स जो हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए कि उनकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डिस्कवर की गई, क्वांटम मैकेनिक्स को ईजाद किया गया। तो वो पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहले था जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
यानी क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इस फिनोमेना के एक्सपेरिमेंटल जो कर्व उसे एक्सप्लेन ना कर सकी। क्लासिकली ये कहा जाता है कि अगर किसी भी आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करें तो वो उसकी वेवलेंथ जो है वो हमें इन्फिनिटी मिलेगी, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था। यानी हमें एक वेवलेंथ का कर्व जो है वो इन्फिनिटी कर्व मिलता, ऐसा मुमकिन नहीं था। एक ये पॉइंट था जिसने लोगों को, साइंसदानों को उकसाया कि फिजिक्स में मज़ीद डिस्कवरीज भी अभी बाकी हैं। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कॉम्पटन इफेक्ट था। इसके बाद आ जाता है जी एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम का जो स्ट्रक्चर है ये भी क्लासिकल फिजिक्स बयान ना कर सकी। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि एटम के जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट आउट करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के गिर्द तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट आउट करेगा और एट द एंड वो एटम के न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी जो है वो रेडिएट कर दी है, और इस तरह वो एटम जो है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस तरह बाकी सारे के सारे एटम यानी पूरी की पूरी कायनात जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी बहुत चंद लम्हों में। तो जो कि ऐसा मुमकिन नहीं था, ये भी इम्पॉसिबल एक मैटर था जिसे क्लासिकल फिजिक्स ने पेश किया था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन ना कर पाई, तो ये भी एक वजह बनी थी क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कवरी के लिए। इसके बाद नेचर ऑफ लाइट, इस पर भी बहुत ज़्यादा बहस होती रही। हाइजन ने यह कहा क्लासिकल फिजिक्स में कि लाइट जो है वो वेव है, मगर किस तरह की वेव है इसका हमें इल्म नहीं था, हमें नहीं पता था कि किस किस्म की ये वेव है। मगर बाद में इसे मैक्सवेल ने प्रूव किया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जबकि जो हमने ऊपर दो इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स बयान किए हैं, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो हैं ये दोनों इफेक्ट लाइट की जो है पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी गवाही देते हैं। ये दोनों जो इफेक्ट हैं, दोनों जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इस बात को प्रूव करते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। After studies these phenomena, we conclude that wave behave as particle at the microscopic level. कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वेव जो है वो पार्टिकल बिहेव करती है। इतना ही नहीं, डी ब्रोगली ने कहा कि इसका कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। उसने कहा कि अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल भी वेव नेचर रख सकता है। तो ये वजूहात थी जिनकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ मूव करना पड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कवर करना पड़ा। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एप्लीकेशंस को अगर मैं फर्दर एक एक करके इन एप्लीकेशंस को अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूं तो लेक्चर काफ़ी सारा लेंथी हो जाएगा और ये हमारे लेक्चर का पार्ट नहीं है। इन्हें हम एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के सेक्शन में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। टाइम बाय टाइम ये चीज़ें आती जाएंगी और इन्हें हम डिस्कस करते जाएंगे, मगर फ़िलहाल यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से फेमिलियर करवाना मेरा मकसद था। तो इसलिए मैं इनमें से चंद एक को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले है जी माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, ये उनकी बात की जा रही है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने आकर पहले ये था कि वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी माइक्रो प्रोसेसर की जगह पे। फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। उन्हें कहा कि आपकी छुट्टी है, अब माइक्रो प्रोसेसर, एक बहुत छोटी सी चिप जो सिलिकॉन की बनी होती है, वो कंप्यूटर में फिट की और उसने वो बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स का काम किया।
तो क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या किया जी, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, लार्ज कंप्यूटर को उसने एक माइक्रो यानी बहुत छोटा बना दिया। इसी तरह हमारे मोबाइल्स जो हैं ये हमारी जेब में आ जाते हैं, इनमें भी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स लगी होती हैं। नैनो साइंसेस के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। नैनो साइंसेस यानी छोटी दुनिया कह लें आप, कि जो पार्टिकल 10 की ताकत -9 से कम या उस जितना मैस या साइज रखते हैं उसे हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन इज क्वांटम रेवोल्यूशन, कि जो इलेक्ट्रॉनिक तब्दीलियां या इलेक्ट्रॉनिक इनकलाब आया है वो दरअसल क्वांटम इनकलाब कहलाता है। उसके बाद देखिएगा ग्रेनुलरिटी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। ग्रेनुलरिटी से मुराद है इनसाइड द स्ट्रक्चर, व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द मटेरियल। इस चीज़ को स्टडी करते हैं हम ग्रेनुलरिटी में। इसके अलावा केमिस्ट्री में बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन और क्वांटम केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद देखिएगा मेडिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पेट स्कैन एंड एमआरआई। ये जो एमआरआई मशीन, पेट स्कैन मशीन जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है मेडिकल की फील्ड में जो इस्तेमाल होती हैं, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स की बदौलत ही बनाई गई। ये भी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन ही है। उसके बाद फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं ये भी क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से ही बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में भी क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। क्वांटम कंप्यूटिंग CS के स्टूडेंट्स के लिए या कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिसर्च का जो टॉपिक आजकल बना हुआ है वो क्वांटम कंप्यूटिंग है। इसके बाद क्वांटम टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन से मुराद ये है कि हाइपोथेटिकल ट्रांसफर ऑफ मैटर और एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। यानी कि हम एक ख्याली तौर पर ट्रांसफ़र करते हैं मैटर को और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे। और क्वांटम टेलीपोर्टेशन की आजकल बहुत ज़्यादा इस पर वर्क हो रहा है और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में क्वांटम टेलीपोर्टेशन ने बहुत ज़्यादा अपना रोल जो है वो प्ले करना है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं लेक्चर के, जो है डोमेन्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। डोमेन से मुराद है एप्लीकेशन, के क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। इट डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर ऑन एटॉमिक स्केल। जैसे कि मैं पहले भी आपको डेफिनेशन में बता चुका हूँ कि एटॉमिक लेवल पर मोशन को स्टडी करना क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। तो अब हम डायग्राम की तरफ तवज्जो करते हैं कि डायग्राम में हमें क्या बताया गया है। इसमें 4 ब्रांचेस के नाम लिखे हुए हैं। एक क्लासिकल मैकेनिक्स है, एक क्वांटम मैकेनिक्स है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है और क्वांटम फील्ड थ्योरी है। अब हम देखते हैं कि इन चारों में क्या फ़र्क है। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन होती है जिन ऑब्जेक्ट्स का साइज इतना बड़ा हो कि उसे हम अपनी खाली आंख से देख सकें, यानी उसे देखने के लिए हमें कोई माइक्रोस्कोप या किसी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ना पेश आए। ठीक हो गया जी, साइज़ की बात हमने कर ली। अब हम स्पीड की बात करते हैं कि उसमें स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जिन ऑब्जेक्ट्स को हम डील करते हैं उनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो, तो वो ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में उनके बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और साइज़ जो है उनका बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि उसे हम खाली आंख से देख सकते हैं। अगर हम साइज़ को छोटा कर दें, यानी अगर हम नैनो में ले आए, यानी 10 की ताकत -9 मीटर अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी जिस्म का साइज़ हो और उसकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत ज़्यादा कम हो, तो उसे हम स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यहाँ से भी क्वांटम मैकेनिक्स की डोमेन का पता चलता है और हम इसकी डोमेन से क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन को भी बखूबी समझ सकते हैं।
अब देखते हैं अगर हम स्पीड को कंपेरेबल कर दें, भाई स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में ले आए और साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो बड़ा रहने दें, तो तब क्या होगा, तब हम उसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। अगर हम स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल कर दें, उसके कंपैरिजन में कर दें, उसके करीब तरीन कर दें, और साइज जो है वो भी हम नैनो में ले आए, तो उसकी स्टडी हम क्वांटम फील्ड थ्योरी में करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।